हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भावना गुप्ता। आज हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना। अब इसमें क्या होता है, ये प्रभाव जो होते हैं ये फेवर में भी होते हैं और ये फेवर में नहीं भी होते हैं। तो सबसे पहले हम अनुकूल प्रभाव के बारे में बात करेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे अनुकूल प्रभाव में हमारा पहला है पूंजी निर्माण में सहायता। पूंजी निर्माण में सहायता, पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है, जैसे जो हमारे पिछड़े हुए राष्ट्र होते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होती है। राष्ट्रीय आय यानी एक देश की आय और प्रति व्यक्ति आय यानी हर प्रति व्यक्ति यानी एक इंसान की आय कम होती है, तो उनका जीवन स्तर बहुत निम्न होता है, जिस कारण से वो कुछ भी सेव नहीं कर पाते। तो निर्यात में वृद्धि होने से क्या होता है कि उन्हें वो वस्तु भी प्राप्त हो जाती हैं जिससे जो उन्हें पहले नहीं मिल पा रही थी। उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, मशीन, उपकरण, उन सब में वृद्धि हो जाती है और उनको रोज़गार तो मिलता ही है। तो जिसके कारण क्या है कि वो और पूंजी बना पाते हैं, उनकी आय बढ़ जाती है, जिससे कि और ज़्यादा पूंजी निर्माण हो पाता है। दूसरा हमारा है प्रभावशाली मांग में वृद्धि। प्रभावशाली मांग में वृद्धि प्रभावशाली मांग में वृद्धि और बाजार का विस्तार। ये कैसे होता है हमारा? प्रभावशाली मांग क्या होती है? जो कोई भी मांग प्रभावशाली कब बनती है? जब उससे हमारे बाजार में उससे क्रय विक्रय में वृद्धि होती है, वो प्रभावशाली मांग होती है। जैसे जैसे क्या होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और जो गरीब देश है, अल्प विकसित देश है, वो उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी और हाई फाई टेक्नोलॉजी अपनाने में, मतलब उसे अपनाने का प्रयास करना पड़ता है। लेकिन क्या करते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो उससे बाज़ार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सी वस्तुएं जो अपने देश में नहीं बिक पाती हैं, वो दूसरे देशों में उनका निर्यात हो जाता है। तो इससे क्या है, बाज़ार का विस्तार होता है और बहुत सी वस्तुएं जिनका अपने देश में कोई मांग नहीं होती हैं, उनके लिए उनकी मांग में वृद्धि हो जाती है। थर्ड हमारा है उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम उपयोग। यानी जो हमारे उत्पादन के साधन हैं, हम जानते हैं उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। जिससे कि भूमि को क्या मिलता है? भूमि को लगान मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है, संगठन को वेतन मिलता है, साहसी को लाभ मिलता है और श्रम को मजदूरी मिलती है, वेज मिलती है। तो इन साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो पाता है। कैसे? क्योंकि जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है तो सभी को रोज़गार मिलता है, सभी हमारे पूंजीगत वस्तुओं का उपयोग हो पाता है। उत्पादन की लागतों में कमी, हम जानते हैं कोई भी उत्पादन जब बड़े लेवल पे किया जाता है तो उसकी लागत में कमी आती है, जबकि कोई भी उत्पादन अगर छोटे रूप में किया जाता है तो उसमें लागत ज़्यादा आती है। तो इससे निर्वाह क्षेत्र का मौद्रिक क्षेत्र में रूपांतरण। निर्वाह क्षेत्र से हमारा तात्पर्य है यहाँ पर जो हमारा कृषि क्षेत्र होते हैं, जो हमारे प्रथम श्रेणी के क्षेत्र होते हैं वो। तो जब कृषिगत क्षेत्र पर आधारित रहते हैं, लेकिन क्या होता है, उस हमारी कृषि उपज के लिए ही बड़ा बाजार मिलता है और कृषि क्षेत्र में ही लोगों का आय बढ़ती है, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा मिलता है और वो बदल कर फिर कहाँ पहुंच जाता है, औद्योगिकरण में बदल जाता है। वो उद्योग क्षेत्र स्थापित होने लगते हैं, जिससे कि निर्वाह क्षेत्र का मौद्रिक क्षेत्र में रूपांतरण हो जाता है। और हमारे देखिए, ये हमारे थे प्रत्यक्ष प्रभाव, यानी सीधे सीधे जो प्रभाव पड़ते हैं। अब हैं अप्रत्यक्ष प्रभाव। जैसे कि निर्यात क्षेत्र होता है, वो आर्थिक विकास में, ये हमारा क्या है, आयातों का देश के आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव। आयात का किस प्रकार से प्रभाव अच्छा पड़ता है? जो देश कम विकसित होते हैं वो क्या करते हैं, नई नई तकनीक का विकास विकास करते हैं
और उन्हें करना भी पड़ता है, क्योंकि उनको विकसित देशों के साथ व्यापार करना है और उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। और जो मशीनरी नहीं बना सकते, वो आयात के द्वारा, जो हमारे धनी देश हैं, औद्योगिकरण वाले देश हैं, वहाँ से वो आयात करके मशीनरी वगैरह मंगाते हैं, जिससे उनके विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। भुगतान संतुलन का लाभ क्या होता है? जो देश होते हैं वो दूसरे देश के विदेशी व्यापार, देश के आकार और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पूर्ति क्या है, उसकी लोच क्या है, तो इस पर निर्भर करते हैं। और विकसित देश जो होते हैं वो आयात का भुगतान करने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? निर्यात पर निर्भर रहते हैं, जिससे कि भुगतान संतुलन का की जो समस्या होती है उससे वो दूर हो जाते हैं। जैसे कि ये हमारा है अकुशल एकाधिकार। हम जानते हैं एकाधिकार क्या होता है? जब किसी क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति किसी चीज़ का उत्पादन करता है। और यहाँ जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहे हैं तो अकुशल एकाधिकार ये है कि कोई वस्तु कुछ ही बना रहे हैं। लेकिन इस तरह से जब प्रतियोगिता आ जाती है, हमें मतलब बाध्य नहीं होना पड़ता कि हम किसी एक से ही लेंगे, हम बाहर से भी ले सकते हैं। तो इससे जो अच्छी वस्तु का निर्माण नहीं कर पा रहे, उस पर भी रोक लग जाती है। अगला है हमारा विदेशी तकनीक की जानकारी से विकास कैसे होता है? तो विदेशी तकनीक है उसकी भी जानकारी होती है, उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। जब आयात होता है तो विदेश से तकनीक भी हमें प्राप्त हो जाती है, जिससे कि विकास हमारा बढ़ता है। श्रम की उत्पादकता में वृद्धि, ये कैसे होता है? देखिए, श्रम पहले एक ही क्षेत्र में लगा रहता है, लेकिन क्योंकि उत्पादन का पैमाना बढ़ता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, तो हमारा श्रम जो पहले बेरोज़गार रह जाता था उसको फिर रोज़गार मिलता है, जिससे कि उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है, नई नई तकनीक की जानकारी होती है, बड़ी बड़ी मशीनरी मिलती हैं और उत्तम मशीनरी मिलती हैं, उत्तम माल मिलता है और अच्छी वस्तुओं का निर्माण होता है, जिससे उनकी उत्पादकता भी बढ़ती है। व्यापार शर्तों का आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव, ये कैसे होता है? क्योंकि जो औद्योगिकरण वाले देश हैं और कृषि प्रधान देश हैं, दोनों को ही लाभ मिलता है, क्योंकि अर्धविकसित देशों से उनको कच्चा माल दिया जाता है और जो हमारे औद्योगिकरण वाले देश हैं वो माल तैयार करके, क्योंकि उनके पास तकनीक बहुत अच्छी होती है, बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं, तो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, तो वो उनसे अच्छा माल तैयार करके अर्ध विकसित देशों को, अल्प विकसित देशों को, विकासशील देशों को देते हैं, जिससे कि एक बड़ा और बहुत ही गहरा बाजार बन जाता है। अब ये हमारे यहाँ पे हैबलर हैं। हैबलर ने क्या कहा है? हैबलर ने कहा है कि इन्होंने बहुत अच्छा बताया, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत अच्छा बताया है। इन्होंने बताया है कि पूंजी मिलती है, कच्चा माल मिलता है, तकनीक का फ़ायदा मिलता है और अच्छा अच्छा प्रबंध देखने को मिलता है। जो प्रबंध होता है वो अगर एक देश में अच्छा नहीं है तो दूसरे देश से अच्छा प्रबंध मिलता है। और इसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग इन्वेस्ट भी कर पाते हैं, जिससे कि हमें पूंजी की प्राप्ति मिलती है। और माल में हमारे प्रतियोगिता रहती है कि कौन कितना अच्छा माल बनाएगा। तो इस तरह से हैबरलर जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को बहुत ही अच्छा मानते हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फेवर में हैं। देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हैं और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में बताया है। जैसे कि सबसे पहले है मिंट के विचार। मिंट क्या कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, वो उनके विकास को रोक देता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो निर्यात का क्षेत्र, एक गैर निर्यात क्षेत्र। और सभी का ध्यान जो है, सभी उत्पादकों का ध्यान और पूंजी का ध्यान कहाँ लगाया जाता है? निर्यात के क्षेत्र में। और जो हमारा गैर निर्यात क्षेत्र है वो उपेक्षित रह जाता है। तो इससे क्या होता है, जो गैर निर्यात क्षेत्र है वहाँ पर जो मज़दूर काम करते हैं वो कम मजदूरी में काम करने लगते हैं और श्रमिक ज़्यादा लग जाते हैं और उनकी कुशलता में भी कमी आती है। अब ये सिंगर और प्रेविश क्या बताते हैं? सिंगर और प्रेविश बताते हैं, ये क्या कहते हैं
इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संगठन से कुछ डाटा कलेक्ट करा, तो उन्होंने ये पाया जो कृषिगत वस्तुएं होती हैं इनकी कीमतें शॉर्ट टर्म में तो ऐसी ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन दीर्घकाल में तो इनमें बहुत कमी आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कृषि की वस्तुएं होती हैं वो ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। लेकिन जो औद्योगिक वस्तुएं होती हैं वो तो एक समान ही रहती हैं। अगर कोई मशीन बन गई है तो वो तो बनी ही रहेगी, उसमें क्या खराबी आएगी। तो उसकी जो कीमत है वो लगातार समान बनी रहती है। इसीलिए क्या होता है कि कृषिगत की जो वस्तुएं हैं, और कृषिगत वस्तुएं जो कौन से देश बनाते हैं, अल्पकाल देश बनाते हैं। तो इनके लिए जो है व्यापार की शर्तें हैं, क्योंकि इनके लिए ये कृषिगत वस्तुओं का ज़्यादा निर्माण करते हैं जिनकी कीमतें हमारी कम भी हो जाती हैं एक समय। तो फिर इसीलिए व्यापार शर्तें जो होती हैं वो इनके लिए लाभदायक नहीं होती, बल्कि इनके मतलब विपरीत में जाती हैं। और विकसित देश क्योंकि अधिकतर औद्योगिक वस्तुएं बनाते हैं तो वो उनके फेवर में होती जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक तरह से उनकी मोनोपोली हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, मेडल गुरनार मेडल क्या बताते हैं। गुरनार मेडल बताते हैं कि बाजार जो बल होते हैं, मार्केट फोर्स होते हैं, वो सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय असमानता डिसइक्विलिब्रियम को बढ़ाते हैं, क्योंकि जो एक दुष्चक्र बन जाता है, जो अर्धविकसित देश हैं वो और ज़्यादा निर्धन होते जाते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जान पाए कि जो हमारी व्यापार की शर्तें हैं वो भी इनके फेवर में हो जाती हैं। और उन क्योंकि वो अधिक धनी देश होते हैं, उनके पास औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण अधिकतर करते हैं। जो अल्प विकसित देश होते हैं वो तो अधिकतर कच्चा माल ही दे पाते हैं और वो उससे वस्तुएं तैयार करते हैं। तो इसीलिए निर्धन देश जो हैं वो और अधिक निर्धन होते जाते हैं। और इसके क्या हैं, क्या अपोजिट इफेक्ट है। अर्थव्यवस्था के समग्र विकास की अवहेलना, जैसा कि हमने बताया अर्थव्यवस्था दो भागों में बढ़ जाती है। जो हमारा निर्यात क्षेत्र है उसका तो विकास होता जाता है, क्योंकि लगभग सारे जो रिसोर्सेज हैं वो इसी तरफ काम करते हैं, और जो उत्पादक हैं वो भी अपना ध्यान सारे एफर्ट इधर ही लगाते हैं, और विदेशी पूंजी जो आती है वो भी इधर ही लगती है। लेकिन जो और क्षेत्र हैं वो उपेक्षित रह जाते हैं। साधन कीमतों में असमानता, ये क्या होती है। जैसा कि हम जान पाए हैं कि जो साधन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के बाद साधन की कीमतें समान हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद क्योंकि इतने सारे कारण होते हैं तो साधन की कीमत और ज़्यादा मत असमान होती जाती हैं। विकसित देशों के साधनों की कीमत बढ़ जाती है और जो अल्प विकसित देश हैं उनके साधन की कीमतें और कम होती जाती हैं। अगला है व्यापारिक शर्तों में दीर्घकालीन प्रतिकूलता। जैसा कि हमने जाना कि जो हमारी व्यापार की शर्तें हैं अधिकतर वो धनी देशों के, विकसित देशों के पक्ष में होती हैं, क्योंकि वे औद्योगिक वस्तु का उत्पादन करते हैं जो लंबे समय तक बनी रहती हैं। जबकि जो अल्प विकसित देश हैं वो अधिकतर कृषि की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा। विकसित देश क्या करते हैं, अल्प विकसित देशों को जब वो अपनी वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो ऐसी कंडीशन उत्पन्न कर देते हैं कि वो उनसे कंपटीशन नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, जो आधुनिक मशीनें होती हैं उनका निर्यात रोक देते हैं, और जो अल्प विकसित देश हैं उनकी तकनीक काफ़ी पिछड़ी हुई होती है और विकसित देश की तकनीक बहुत उच्च होती है। और विकसित देशों में उपयुक्त कच्चा माल भी नहीं होता, और कुछ मशीनें उपकरण ऐसे होते हैं जो अल्प विकसित देश के अनुकूल नहीं होते। जैसा कि एक उदाहरण है कि भारत ने कनाडा से रेलवे इंजन मंगाए थे, लेकिन वो इंजन आ तो गए लेकिन वो भारत की रेल पटरियों पर चलने के उपयुक्त नहीं थे, जिससे उनके मंगाना बेकार चला गया। और क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ जैसे कि बाजार, हमने बताया बाजार के जो हमारी कार्य करते हैं, और जो हमारी व्यापार शर्तें हैं, और जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, जो बड़े देश हैं, धनी देश हैं, वो अधिकतर अपनी ही जो शर्तें हैं उनको मनवाते हैं। और दोहरी अर्थव्यवस्था, जैसे कि हमने बताया कि एक तो निर्यात क्षेत्र की अर्थव्यवस्था,
एक गैर निर्यात क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बन जाती है। निर्यात क्षेत्र जो होता है वो बन जाता है आइसलैंड ऑफ डेवलपमेंट, और शेष जो है पिछड़ी हुई रह जाती है। और जो निर्यात क्षेत्र विकास करता है उसका अनुकूल प्रभाव भी दूसरे क्षेत्र में अनुकूल प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता, क्योंकि निर्यात क्षेत्र में जो भी सब हाई फाई टेक्निक यूज़ की जाती है और जो भी अच्छा प्रबंध इस्तेमाल किया जाता है, उच्च पूंजी इस्तेमाल की जाती है, तो लेकिन जो शेष क्षेत्र है वहाँ पर सब कुछ पिछड़ा ही रहता है। जो भी हमारा गैर निर्यात क्षेत्र होता है वहाँ सब कुछ वैसा ही इस्तेमाल होता है। कम अच्छी तकनीक और कम अच्छी मशीनें, ये सब। और क्या है, निम्न स्तरीय संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद भी और निर्यात में वृद्धि के बाद भी जो हमारी जो अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, इनकी अर्थव्यवस्था निम्न स्तर की ही बनी रहती है। और चक्रीय परिवर्तनों का प्रतिकूल प्रभाव। जो अर्ध विकसित देश हैं इनकी अर्थव्यवस्था अधिकतर जो है विदेशी व्यापार पर आधारित रहती हैं। ये अपनी मतलब अपने काम के लिए, अपने बहुत सारी वस्तुओं के आयात के लिए विदेशियों पर यानी कि धनी देशों पर निर्भर रहते हैं, जिससे कि इनकी अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, थोड़ा बहुत ही परिवर्तन आता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। आखिर हमारा है तकनीक विकास और आर्थिक विकास। तकनीकी विकास यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से जो अर्ध विकसित देश हैं वहाँ पे कृषि वाली जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में कमी आ जाती है, जिससे फ़ायदा किसको मिलता है, उपभोक्ताओं को मिलता है, और उत्पादकों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तो फिर और ज़्यादा उत्पादन करने को वो प्रेरित नहीं होते। जबकि विकसित देशों में जो भी लाभ होता है वो किसको होता है, उत्पादक को, और जो वहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों को। इससे क्या होता है कि तकनीकी विकास का जो फ़ायदा है वो अधिकतर विकसित देशों को ही होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्ध विकसित देश हैं या अल्प विकसित देश होते हैं, यहाँ के लोगों की उपभोग प्रवृत्ति भी अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम जान पाए कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।